ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री जन धन योजना विषय पर परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ बर्नार्ड अरोकिया दास। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार 28 अगस्त को जन धन जमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत गरीब लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाएगा, साथ ही उन्हें इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी। यह योजना लोगों के लिए कितनी लाभदायक है, देश की इकोनॉमी और ग्रोथ रेट में इससे कितना इजाफा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राज्यसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण, अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेडी अग्रवाल और जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा। आप सबका स्वागत है इस स्टूडियो में। डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, सरकार ने जो योजना बनाई है, इससे आम आदमी को कितना फायदा होगा? देखिए, कोई भी विकासशील देश हो, उसके जो नागरिक हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं समग्र विकास फाइनेंशियल से जुड़ना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया आर्थिक विकास पर निर्भर है। और आर्थिक विकास माने कि प्रत्येक परिवार का आर्थिक विकास हो। पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर न बैंक फैसिलिटीज थी, लोन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और जो वहाँ के जो स्थानीय जो मनी लेंडर्स यानी कि जो पैसा देते थे और वो ऊंची दरों पर इंटरेस्ट लेते थे, वो सब मौजूद। अब देखिए, जब से बैंकिंग सेक्टर खुला है और बैंक से नेशनलाइजेशन हुआ है, तो ये कोशिश की गई है कि गरीब तबका जो है उसको भी लाभ मिले इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से, वो भी लोन ले सके, अपने घर बना सके और उनके चंगुल में न रहे जो कि पैसा स्थानीय तौर पर देते हैं, 18% ब्याज के दर पर देते हैं। दूसरी बात ये भी आवश्यक है कि जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसके लिए भी कोई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तक सिर्फ जो पैसा आता था सरकारी धन आता था, और या तो सब्सिडी के रूप में हो या सीधे सरकार का खर्च होता था। तो अब हल्के हल्के जब ये 7.5 करोड़ परिवारों की व्यवस्था की गई है कि जिनके नए अकाउंट्स, दो अकाउंट्स खुलेंगे, 7.5 करोड़ यानी 15 करोड़ अकाउंट्स खुलेंगे। उनका अनुमान यह है कि इतनी ही संख्या में परिवार हैं जिनमें अभी बैंकिंग की कोई सुविधा उन्होंने उठाई नहीं, क्योंकि उनके अकाउंट्स ही नहीं खुले। तो मेरी राय में एक बहुत बड़ा कदम है, और आर्थिक जो जरूरत थी इस समय, आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि इसमें सब लोग अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करेंगे। अब ये नहीं कि घर में गाड़ लिया या घर में रखा, अब वो बैंक ब्याज देगा और वो बैंक में जमा करेंगे। इसलिए जो एक आर्थिक रूप से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिसमें सब परिवारों की सेविंग्स या जो भी बचत होती है वो अच्छे कामों में, देश के कामों में लगेगी। इसलिए मेरी राय में तो एक बहुत बड़ा कदम है ये। डॉक्टर मेहरोत्रा, ये एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग है, तो आपको लगता है कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को अब इसमें काम करना पड़ेगा? बैंकिंग सेक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बैंक ब्रांचेस उतनी अब खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2006 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इजाजत दे दी थी कमर्शियल बैंक्स को कि वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर बैंक ने काफी मात्रा में बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स की नियुक्ति करी है, तो जिसके द्वारा वो मोबाइल को लेकर के और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खाता खोलने की जो प्रक्रिया है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और पैसा ले भी सकते हैं, और जब पैसा लेंगे तो पैसा दे भी सकते हैं, क्योंकि मोबाइल द्वारा वो बैंक से बिना बैंक ब्रांच जाए हुए मुझको बैंक से जोड़ दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में बैंक ब्रांचेस की संख्या बढ़ी है, जिनकी संख्या काफी कम हो गई थी 91 के आर्थिक सुधारों के बाद, मगर पिछले 7-8 साल से बैंक ब्रांचेस की भी संख्या बढ़ी है। और बहुत जरूरी ये है कि बिहार जैसे प्रदेशों में खास तौर से, जहां ये चिट फंड वगैरह चालू हो गए, जिसमें लोगों के संग बड़ी धांधली हुई, उनका पैसा डूबा है, ये सब खुराफात जो चलता रहा है ये कम होगा, और इससे बहुत और फायदे होंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर हमारे देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाना है तो निवेश दर को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाने का क्या तरीका है? सेविंग्स रेट बढ़नी चाहिए। सेविंग्स टू जीडीपी का जो अनुपात है, उसका वो अनुपात 2007-8 में बढ़ करके 37% हो गया था, जो घट करके आज की तारीख में 30% के आसपास है, और उस
अनुपात को बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि इतने लोग अनबैंक्ड हैं। अब मैं आपको बताऊं, ग्रामीण इलाकों में 55% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। शहरी इलाकों में 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल जी, पिछले 2-3 सालों से जो आर्थिक विकास दर है वो 5% उससे नीचे रही। मोदी सरकार का ये योजना है, एक वायदा भी है और उसके लिए वो कार्यरत भी है कि कम से कम इस साल 5 या उससे ज्यादा आर्थिक विकास दर हासिल करना। ये जो स्कीम है, बैंकिंग नेटवर्क से आम आदमी को जोड़ना, हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, ये किस तरह देश की आर्थिक विकास दर को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन शायद पिछले कई वर्षों से उसमें कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। वो बात एक अलग है। अभी प्रश्न ये है कि जो सरकार ने ये अनाउंस किया है कि किस प्रकार से भारत की जनता को, जनसाधारण को बैंकों के साथ जोड़ा जाए और इसलिए सुविधाएं प्रदान की जाएं, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा अच्छा सकारात्मक कदम है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें 2 चीजें हैं कि हर व्यक्ति का अकाउंट जहां ज्यादा से ज्यादा खोला जाएगा और बैंक को भी ये हिदायत दी गई है कि वो जो बैंक मित्र हैं जो है फैसिलिटेट करेंगे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, जिनको कि 2000 से 3000 रुपए हर महीने तनख्वाह मिलती थी या पैसा मिलता था, उसका जो पैसा है रेज कर दिया है 5000 रुपए से। अर्थात जो गांव में जो बैंक के मित्र थे उनको जरूरी बात है कि उनका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, 5000 रुपए में ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार होंगे, उसके साथ इंसेंटिव्स भी होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से जनरेट होगा, जो गरीबी को दूर करने का एक अच्छा साधारण तरीका निकलता है इस तरीके से। दूसरी चीज ये है कि बैंकों के अंदर जब अकाउंट खोलने की आदत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पैसा बूंद बूंद करके जब बैंकों में एकत्रित होगा तो उसमें जो सेविंग्स रेट है वो अधिक होगा और ये जो बैंक हैं ये रूरल एरिया से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में सक्षम होंगे, जो कि नहीं हो रहा है। और इस प्लान से जो जनसाधारण है, जो गरीब है, जो रूरल एरियाज में है, उनको एक बहुत बड़ा फायदा होने की बात है, क्योंकि बैंकों के साथ जुड़ेंगे, फिर बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, वो भी बैंक में अकाउंट खोलने का प्रयत्न करेंगे। जब एक बैंक अकाउंट खुलेगा तो जरूरी बात है उसके बेसिस के ऊपर जो कैश ट्रांसफर की सब्सिडी की बात है तो वो उसमें ट्रांसफर होने में आसानी होगी। सरकार उसको मॉनिटर कर सकती है दिल्ली में बैठ करके कि वो पैसा डायरेक्टली उस व्यक्ति तक जिस तक पहुंचना चाहिए पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष में ऐसी मानी जाती है कि वो पैसा जो लोगों को पहुंचाने का प्रयत्न सरकार करती रही है डिफरेंट स्कीम्स के द्वारा या और तरीके से, वो पैसा उन तक नहीं पहुंचता है और बीच में से लीक हो जाता है। यानी आपका कहना है डॉक्टर साहब कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, तो इससे इकोनॉमी को एक पुशअप मिलेगा, यानी इकोनॉमिक जीडीपी हमारा जो है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा। डॉक्टर नारायण, हमारी एक आदत है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है। अब सरकार काफी योजनाएं लेके आ रही है आम लोगों के लिए, तो ऐसे में एक आम आदमी जो थोड़ा वेल एजुकेटेड है, एनजीओस हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसमें इन लोगों की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मेरे मन में भी था कि जो चुनौतियां आएंगी ना इस नीति को कार्यान्वित करने में, वो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तो आपके जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी बैंक मित्र कहलाएंगे, जो खाते खुलवाएंगे, उनकी एक बहुत ही बड़ी संख्या होगी और उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए कि किस तरह बैंक खाता खुलवाएं, किस तरह उस व्यक्ति से बात करें, उसको अनुरोध करें कि बैंक अकाउंट खोले। दूसरी ओर ये भी आवश्यक है कि जो हमारा बैंक ब्रांचेस हैं वो क्या इतनी अधिक संख्या में खुल सकती हैं या सिर्फ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के, अगर नहीं खुल सकती हैं तो एनजीओस का और सिविल सोसाइटी का एक बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि इन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एनजीओस को ही ये बात फैलानी पड़ेगी क्या फायदे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बात कहूंगा कि ये जो योजना है इसमें एक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, उसके जरिए भी खाते खोले जाएंगे। देखिए, विशेष कैंप तो ठीक है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जैसे पहले भी बैंक मेले चलते थे, लोन मेला पहले चलते थे, पर अगर स्थायी रूप से हमें इतनी बड़ी संख्या में खाते खोलने हैं पूरे भारतवर्ष में, तो इसमें तो जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, बैंकिंग एजेंसीज हैं और एनजीओस, इन सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हमारा देश छोटा देश नहीं है। आज जब हम कहते हैं 7.5 करोड़ लोग परिवार ऐसे हैं जिनके खाते नहीं खुले हुए हैं, जिसमें 6 करोड़ तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कैसे आप टैप करेंगे,
कैसे बात करेंगे उनसे, तो ये एनजीओज के द्वारा कर सकते हैं। फिर आपको देखना ये भी है कि जो हमारी शिक्षा तो अभी भी 65% मानी जाती है पूरे भारतवर्ष में। बैंक खाता खोलना, उसके बाद उसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंट्स में, उसके लिए थोड़ा कोई शिक्षित होना चाहिए व्यक्ति। अगर शिक्षित नहीं है तो एनजीओज का फिर रोल आएगा कि आप उसको बताएं कि किस तरह चेक काटा जाता है, किस तरह पैसा निकाला जाता है। तो मैं तो समझता हूं कि इसमें एनजीओज को शुरू से ही इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ये सरकारी रूप से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी कि बैंकिंग मित्र और बैंक ब्रांचेस को एक्सपेंशन करने से पर्याप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं शुरू से अब आप एनजीओज को टैप करना शुरू करेगा। मेरी राय में सरकार को शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा, एक बात है कि एनजीओ भी करेगा, एजेंसी भी करेगी, लेकिन एक आम आदमी, सपोज आपके पड़ोस में एक गरीब है, निरक्षर आदमी है, उसका खाता नहीं खुला, क्या आपको लगता नहीं कि हमारा फर्ज है कि हम उससे जाके कहें कि आप खाता खोलिए? देखिए, वो खाता आप खुलवा तो दीजिएगा और वो डॉर्मेंट हो जाएगा। ये बड़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि पहले भी इस तरीके की कैंपेन चली है और बैंक अकाउंट खोले गए हैं। मगर होता ये है कि बेचारे के पास पैसा ही इतना कम होता है और बैंक इतना दूर होता है कि वो इतनी दूर जा करके बैंकिंग नहीं कर सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तरीका अपनाया गया है आधार में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा कारण ये छोटे छोटे जो नो फ्रिल्स अकाउंट खुलते रहे हैं पिछले सालों में, वो डॉर्मेंट इसलिए हो जाते हैं। एक तो मैंने बताया दूरी वाली बात कि बीसीज है ही नहीं, बहुत कम है बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स। दूसरी बात यह है कि जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो कमीशन मिलता था वो कमीशन बहुत कम था। तो अब अगर संख्या बढ़ेगी और कमीशन आप कम भी रखिएगा तो अकाउंट्स के बढ़ने से उनकी आमदनी ज्यादा होगी, तो उनका एक इंसेंटिव बना रहेगा। तो इस वजह से संभावना ये है कि ये बैंक अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जो 5,000 रुपया बैंक मित्रों को देने की बात है, ये बहुत अच्छा सुझाव है और इसको लागू करना होगा। और इसको कमीशन भी इस तरीके से करना होगा कि बैंक को भी खले ना, क्योंकि ये भी देखना है कि बहुत सारे हजारों लाखों अकाउंट्स जो खुल जाएंगे वो एक भारी चुनौती बनेंगे बैंक के लिए। तो बैंक काम बढ़ने की वजह से वो हाथ खड़े न कर दें, इसके बारे में भी बड़ी ध्यान से सोचना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश की सेविंग्स दर जो है उसका कम होने का ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और अगर मुद्रास्फीति काफी तेज है, यानी कि दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग, साधारण लोग करते क्या हैं? सोने में पैसा लगाते हैं। तो मतलब फिजिकल एसेट खरीदते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो फाइनेंशियल सेविंग कम होती है जिसकी वजह से, और फिजिकल सेविंग बढ़ती है। तो बैंक अकाउंट होगा तो कम से कम जो लोग अपने सेविंग को सोने में बदल लेते हैं, और ये ग्रामीण इलाकों में खास तौर से होता है, सिर्फ शहरी में नहीं होता है, वो जो एक प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अब इनके बैंक अकाउंट खुलेंगे तो इनको कैश ट्रांसफर देना संभव होगा, मगर ये बैंक अकाउंट खुलेंगे तभी अगर इनका आधार कार्ड होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उन इलाकों में आप बैंक अकाउंट खोलें जहां आधार कार्ड है। आधार कार्ड अगर नहीं है और आपने बैंक अकाउंट खोल दिया तो 50 प्रॉब्लम्स इसके बाद आएंगी कि सही आदमी आया कि नहीं आया। अगर आधार कार्ड होगा तो वो संभव। तो हमें इस योजना को कार्यरत करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर धीमे धीमे इसको बढ़ावा देना है, उसी इलाके में बढ़ावा देना है जहां आधार कार्ड। डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि जो सरकार की योजना है, जिसके पास आधार कार्ड है वो उसके आधार पर खाता खोल सकता है, अगर नहीं है जी तो वो अन्य प्रूफ के जरिए भी खाता खोल सकता है। लेकिन सरकार की जो पहल है कि खाता खुले और आधार कार्ड भी, उसकी प्रक्रिया फिर आरंभ होगी। क्यों ना इस पहल को भी एक समांतर रूप से देखना चाहिए हमें? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मुझे मालूम है कि ये नीति बनी हुई है कि अगले साल भर, सवा साल के अंदर 2016 की शुरुआत तक आधार कार्ड की संख्या बढ़ करके 90 करोड़ पहुंच जाएगी। आज है 65 करोड़, अभी भी 25 करोड़ बढ़ाना हैगा। मैं सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूँ सरकार को कि उन्हें सोचना ये है उन्हीं लोगों को अभी दें और तरीके जिनके पास आधार कार्ड है, क्योंकि अगर वरना फेक बेनिफिशियरीज का मुद्दा उठेगा, फेक बैंक अकाउंट्स का मुद्दा उठेगा, हर किस्म की बात उठेगी जब खासतौर से इतनी भारी संख्या में बढ़ाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल, ये बड़ा
अहम प्रश्न हमारे सामने कि गरीबों को सब्सिडी सही तरीके से नहीं पहुंचती। अगर सबके बैंक अकाउंट खुलेंगे, आधार नंबर के जरिए हम उनको कैश सब्सिडी पहुंचाएंगे। इस योजना के पीछे इस सरकार की ये एक उद्देश्य भी है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? इस योजना को आप एक दूसरे नजर से देखिए। बैंक्स जो है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक एलिट संस्था माना जाता है। अमीर लोगों के लिए एक ऐसी संस्था जो उनके पैसों को मोबिलाइज करती है, उनको उधार देती है और कारोबार चलवाती है। इस योजना के तहत ये दिखाने की कोशिश की है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो आम आदमी, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, दूर दराज में रहता है, जिसके पास कोई किस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो इसको अडॉप्ट करे, इसके साथ जुड़े। पहली चीज, ये जो सोच है, ये बहुत बड़ी सोच है। इस संस्था का जो स्वरूप है वो आप बदल रहे हैं। एलिटिस्ट टेंडेंसी वो खत्म नहीं कर रहे हैं, वो तो रहेगा ही। एलिटिस्ट संस्था से आम आदमी की संस्था बना देना। दूसरी चीज ये है कि इस समय जो आईटी का जो उत्थान हुआ है, उसके तहत अगर आपने अकाउंट खोला तो उसमें बैंक के लिए बहुत सारी समस्याएं नहीं है। एन विट्टल ने 1997, 98, 99 में कोशिश की हर बैंक में कंप्यूटराइजेशन हो, और बहुत बड़ी मात्रा में कंप्यूटराइजेशन हुआ। और इस समय जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, उस कंप्यूटराइजेशन से बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज को कि किसी का अकाउंट खोला, उसमें कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा निकाला गया, बहुत आसान। एटीएम की व्यवस्था हो जाएगी लोगों के लिए। केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर स्कीम जो है, उसमें काफी कुछ उदारीकरण आया है और उन्होंने कोशिश की है कि ये सब उसको आसान करिए। तो इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब इस प्रकार से कई करोड़ लोग बैंकों के साथ जुड़ेंगे तो बैंक्स के अंदर जो जॉब्स होंगे वो भी क्रिएट होंगे। फाइनेंस जो है एक ऐसी चीज है जो कि ऑयल करता है इकोनॉमी को। ये खून की तरह से, जैसे मनुष्य के शरीर में खून चलता है, इसी प्रकार से जो पैसा है बैंकों के द्वारा एक पूरी इकोनॉमी में उसको ग्रीज करता है, उसको चलाता है। उसके लिए अगर आम लोगों को हम उसमें जोड़ देते हैं, बूंद बूंद, अभी अगर मैं आपसे एक प्रश्न कहूं, जब बूंद बूंद करके जुड़ेगा तो एक बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा होगा। अगर हम पिछले 10 साल की स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ये मानेंगे कि कारपोरेट सेविंग्स बहुत लो हैं और हाउस होल्ड सेविंग्स सबसे ज्यादा हैं। तो अगर हाउस होल्ड सेविंग्स सबसे ज्यादा हैं तो जरूरी बात है कि आम आदमी से जो पैसा है, जिनके पास ये इस प्रकार का प्रावधान ही नहीं था कि हम पैसा बैंक में जमा करा सकें, चाहे तो वो दूर था या बैंक में आसानी से अकाउंट नहीं खोल सकते थे, तो उस वक्त वो पैसा जमा करा सकते हैं। इसी प्रकार से मनरेगा का जो पैसा है वो भी वहां जमा हो सकता है आराम से, और उसमें लीकेज नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी नई सोच है। आम लोगों को किस प्रकार से एक ऐसी संस्था के साथ जोड़ा जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश की अर्थव्यवस्था को ग्रीजिंग का काम करती है, अर्थात खून के प्रवाह का काम करती है, और किस प्रकार से उन लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाए, उनको जॉब दिया जाए और उन तक वो पैसा पहुंचाया जाए जो उनके लिए सरकार ने अलग से रखा है और पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, कंप्यूटराइजेशन द्वारा अब ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आसान से एक बार अकाउंट खोला, उसकी फोटो वहीं पर उसी समय खींच गई, उसके बाद उसको क्या जरूरत है कुछ भी करने की। पहले राशन कार्ड को माना जाता था कि ये एक आईडी कार्ड है, इससे अननेसेसरी सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर पड़ता था, क्योंकि चाहे राशन लेना हो या ना हो लेना हो, लेकिन राशन कार्ड होना जरूरी है। हर जगह आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। बैंक अकाउंट होगा, उसके पास पासबुक होगी, वही एक तरीके से उसका आधार कार्ड हो जाएगा। उसको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, वो कहेगा मेरा बैंक में ये अकाउंट है, वहां पर उसकी फोटो है। आजकल तो बहुत आसान है ये काम। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी योजना है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस की भी योजना है, लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और इंश्योरेंस का जो पैसा होगा, अगर किसी भी समय कोई दुर्घटना होती है या कुछ होती है तो वो डायरेक्टली बैंक में जा सकती है। जो मिडिल मैन जो पैसा खा जाते थे, परेशान करते थे या उन तक पैसा नहीं पहुंचने देते थे या कमीशन मांगते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार की सोच बहुत ही सकारात्मक है। इसको सक्सेसफुल बनाना, सफल बनाना न केवल बैंकों का काम है या भारत की सरकार के एजेंटों का काम है, बल्कि हम सब लोगों का ही
ये फर्ज बनता है कि हम इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सफल बनाएं। डॉक्टर नारायण, ये जो योजना है ये 2 चरणों में शुरू हो चुकी है। एक तो शुरू हो चुकी है तो 2015 तक चलेगी, अगस्त। उसके बाद फिर ये 2015 से 2018 तक चलेगी। इस योजना में एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता। तो इसको आप देखते हैं कि ग्रामीण आदमी जो है उसको किस तरह से हम वित्तीय रूप से साक्षर बना सकते हैं? वित्तीय साक्षरता एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और ये बहुत सालों से भारत सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे आम लोगों में ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। फाइनेंशियल लिटरेसी के मायने ये होते हैं कि जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं उनकी जानकारी हो, कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जो आपके लाभ के लिए काम करती हैं उनकी जानकारी हो, मार्केट की जानकारी हो, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी की योजना तो बहुत अच्छी है, पर जब हम ये एक संख्या देखते हैं कि 7.5 करोड़ परिवारों को फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है, तो किस तरह हम ये चुनौती का मुकाबला करेंगे? नहीं सर, मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि क्या खाता खोलने से ही वित्तीय इसमें कुछ और अलग करना पड़ेगा? बिल्कुल, खाता खोलना तो एक प्रारंभिक कदम है। उसके बाद आप किस तरह खाता खोलने के बाद बैंक लोन ले सकते हैं, क्या ब्याज दर होने चाहिए, क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना। आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस है, यानी कि जो आपके पास अधिक पैसा है उसका किस तरह आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मार्केट में लगा सकते हैं, शेयर्स में, या फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं, बैंक के खाताओं में लगा सकते हैं। ये पूरा जानकारी देना बहुत आवश्यक है। मुझे एक बहुत बड़ी चुनौती इसमें और दिखाई दे रही है, वो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजिकल चुनौती, क्योंकि जैसा भी कहा गया एक तो कंप्यूटराइजेशन पर निर्भर है कि क्या इतनी अधिक संख्या में हमारा ब्रॉडबैंड, क्योंकि अभी तक तो हम लोग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड देने की योजना 5 साल से चला रहे हैं, अभी पूरी नहीं हुई है, वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा, आपके जो मोबाइल टेलीफोन है, मोबाइल बैंकिंग की बात होती है, आपके मोबाइल टावर्स नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकली भी आपको साथ ही साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, भारत में तो ये कहा जाता है कि लोगों के पास बेशक बैंक खाता ना हो लेकिन मोबाइल फोन है। यही तो खतरा है। मोबाइल टेलीफोन तो है, खाते नहीं है। उस मोबाइल टेलीफोन को आप किस तरह फाइनेंशियली यानी मोबाइल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये भी व्यवस्था की गई है भारत सरकार की ओर से कि 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट भी अलाउ करेंगे। अब 7.5 करोड़ परिवार और 5-5 हजार ओवरड्राफ्ट, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि आज किसी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, अगर आप उसको रिकवरी करने की कोशिश करें, वापस लेने की कोशिश करें, बहुत ही दिक्कत होती है। पॉलिटिकल भी दिक्कत आती है प्रशासन को। काफी लोग पहुंच जाते हैं कहने के लिए कि नहीं, इसके लिए आप इस तरह मत इसको तंग करिए किसी व्यक्ति को। तो ये कहीं ना हो जाए कि बैंक्स इतना पैसा दे दें कि उन्हीं की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए। तो इसको भी हमें देखना है। और जो सेकेंड फेज में है आपका ये 1 लाख के इंश्योरेंस का, पहले फेज में नहीं है, सेकेंड फेज में है कि हम इनकी इंश्योरेंस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि गरीब परिवार आजकल कोई इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। उनके एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, काम करते समय डेथ्स हो जाती हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तब डेथ्स हो जाती हैं, बस में हो जाती हैं, तो उसका कोई इंश्योरेंस अभी तक नहीं थी। मैं इसको बहुत अहम मानता हूँ इस बात को। डॉक्टर मल्होत्रा जी, कि मुझे इस योजना का नाम बहुत पसंद आया, जन धन जमा योजना, यानी आम आदमी का धन उसको जमा करना है। तो आपको लगता है कि सरकार का एक अच्छा उद्देश्य है कि आम आदमी का धन जो है वो जमा हो और उसकी भलाई के लिए जमा हो? हमारे देश की 27 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जाहिर है उन लोगों के पास कोई बीमा नहीं है। हालांकि 2 बीमा योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चला रखी हैं कई सालों से। एक आम आदमी बीमा योजना कहलाती है और एक जनश्री बीमा योजना कहलाती है। उनका जो कवरेज है काफी कम है। 24 वर्कर कैटेगरीज हैं जिनको ये उपलब्ध है। मगर अब सरकार को इस जनधन योजना को लेकर के ये सोचना पड़ेगा कि किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि जिसका बैंक अकाउंट खुला उसको आप जनधन बीमा योजना दे देंगे। इसका निश्चय करना आवश्यक है। अब फिर सवाल उठता है कि वो कौन होंगे, बीपीएल होंगे। मगर आजकल जो बीपीएल की जो परिभाषा रही है पिछले 10 साल से 2002 के जो सेंसस हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था, उसमें बड़े एक्सक्लूजन एरर्स हैं, इंक्लूजन एरर्स हैं। बहुत जरूरी ये है कि हम इसको रोल आउट करने से पहले, और ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि ये अगले चरण में ही इसको लागू किया जाएगा,
इसको लागू करने से पहले बहुत जरूरी यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने देश भर में देशव्यापी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाया है, जिसकी वजह से हर गांव के हर नागरिक का एक ब्यौरा है सरकार के पास, जो धीमे धीमे करके वेबसाइट पे चढ़ रहा है। मगर उसमें किसको आप बेनिफिशियरी मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, कौन बीपीएल होगा, कौन नहीं बीपीएल होगा, उसके तरीके हैं। एक ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड फैमिलीज हैं, कुछ ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फैमिलीज हैं, बाकी जो बीच की फैमिलीज हैं वो उनकी रैंकिंग होनी पड़ेगी। तो जब ये रैंकिंग हो जाएगी तब आप शायद उन 27 करोड़ लोगों की परिभाषा दे सकते हैं और पता चला सकते हैं कि आप गरीब हैं और आप गरीब नहीं हैं कि नहीं। तो इसलिए बहुत जागरूक होके बड़ी तैयारी के संग सरकार को इसके संग काम करना पड़ेगा। इसी में जनता का भला है, सरकार का तो भला है ही है। ये तय है कि जो केंद्र सरकार है उसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है केंद्र सरकार, लेकिन इसमें हम सब लोगों का ये भी फर्ज बनता है कि इसको सफल रूप से ये पूरा हो, इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं। स्टूडियो में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अभी आप प्रधानमंत्री जन धन योजना विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे। इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे राज्यसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण, अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.डी. अग्रवाल, योजना आयोग के पूर्व सलाहकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष के मेहरोत्रा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ बर्नार्ड अरोकिया दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।